नमस्कार। इस वीडियो में हम यूनिट 3 के अंतर्गत एक्टोकार्पस एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। वर्ग फियोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है इसको। गण एक्टोकार्पेलिज, कुल एक्टोकार्पेसी। आवास के आधार पर ये विश्वव्यापी होते हैं। शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र के ठंडे जल में पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस कोनिफेरस तथा एक्टोकार्पस ब्रीवी आर्टिकुलेटस अधिपादपी जातियां हैं जो कि फ्यूकस और लेमिनेरिया पर पाई जाती हैं। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस अधिजांतव है जो जंतुओं के ऊपर उगती है। यह मछलियों के पंखों पर पाई जाती हैं। एक्टोकार्पस डर्मोनिमिटस अंतःपादपी पादपों के अंदर पाई जाती है। एक्टोकार्पस की थैलस संरचना का अध्ययन किया जाए तो एक्टोकार्पस विषम तंतु की होता है जो कि श्यान, मूलाभासी तंत्र व उदग्र शाखित तंत्र में विभेदित होता है। शाखाएं कोशिकाओं के अनुप्रस्थ पट से विकसित होती हैं। एक्टोकार्पस की संरचना का चित्र हम देख सकते हैं कि श्यान, मूलाभासी तंत्र और उदग्र तंत्र होता है। इसमें वायवीय जो कि अनुप्रस्थ पटों में विभेदित होता है। पटों की उपशाखाओं पर बीजाणुधानियां विकसित होती हैं जो कि एक कोष्ठकीय होती हैं या बहुकोष्ठकीय हो सकती हैं, यानी एक कोष्ठकीय और बहुकोष्ठकीय दोनों प्रकार के बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। एक कोष्ठीय में कोशिका विभाजन नहीं होता, जबकि बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानियों में बार बार कोशिका विभाजन होने से अनेक कोशिकीय खंड बन जाते हैं। कोशिका संरचना का चित्र भी हम देख सकते हैं इसमें सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, क्रोमेटोफोर, पायरेनोइड, न्यूक्लियस आदि कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। कोशिका संरचना का अध्ययन में कोशिका भित्ति दो परतों की बनी होती हैं। बाह्य भित्ति जेलेटिनी पदार्थों से बनी होती हैं जिनमें एल्जिन तथा फ्यूकोइडिन होते हैं। इन पदार्थों की कोशिका भित्ति में उपस्थित फियोफाइसी वर्ग का मुख्य लक्षण है। कोशिका में जीवद्रव्य की पतली परत होती है जिसमें एक केंद्रक और अनेक क्रोमेटोफोर होते हैं। प्रत्येक क्रोमेटोफोर में उभरा हुआ पायरेनोइड पाया जाता है। वर्णकों के अंतर्गत इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन व ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल की अपेक्षा फ्यूकोजैंथिन की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण इनका रंग भूरा दिखाई देता है। इनके कोशिका द्रव्य में पॉलीफिनॉल युक्त रिक्तिकाएं होती हैं जिन्हें फाइसोड कहते हैं। ये संभवतः लाइसोसोम का कार्य करती हैं। जनन, रिप्रोडक्शन। जनन इनमें दो विधियों द्वारा होता है, लैंगिक व अलैंगिक विधि द्वारा। अलैंगिक जनन यह द्विकशाभिक चल बीजाणुओं द्वारा होता है। इनका निर्माण दो प्रकार के बीजाणुधानियों में होता है। एक कोष्ठकीय चल बीजाणुधानियां। ये बीजाणुधानियां छोटी उपशाखा के शीर्ष पर बनती है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था कि इनमें कोष्ठकीय व बहुकोष्ठकीय चल बीजाणुधानियां बनती हैं। शीर्षस्थ कोशिका का आमाप बढ़ जाता है, यानी उपशाखाएं जो होती हैं इनमें जो पटों के आधार से विकसित होती हैं उनकी शीर्षस्थ कोशिका का आकार बढ़ जाता है। इसमें उपस्थित केंद्रक में अर्धसूत्री और अनेक समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप 32 से 64 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं, लेकिन इनमें भित्ति का निर्माण नहीं होता। अतः बीजाणुधानियां एक कोष्ठकीय ही रहती हैं। बीजाणुधानियों का जीवद्रव्य एक केंद्र के खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड द्विकशाभिक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। चल बीजाणुओं का विमोचन बीजाणुधानी के शीर्ष पर उत्पन्न एक छिद्र द्वारा होता है। कुछ समय तैरने के पश्चात अधो स्तर पर चिपक कर अपनी कशाभिकाओं को समेटकर भित्ति स्रावित कर लेते हैं। उसके बाद ये अंकुरित होकर जनन नलिका या जर्म ट्यूब बनाते हैं जिनके पुनर्विभाजन से श्यान तंतु विकसित होता है। इस तंतु की कुछ कोशिकाओं से थैलस का उदग्र तंत्र या इरेक्ट सिस्टम विकसित होता है। चूँकि चल बीजाणु अगुणित होते हैं अतः इनसे बनने वाला थैलस भी
अगुणित या युग्मकोद्भिद होता है। चित्र में हम एक कोष्ठ के चल बीजाणु ध्वनियों के निर्माण को समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है कि इसकी उपशाखा के शीर्षस्थ कोशिका का माप बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है और उसमें उपस्थित जो केंद्रक होता है उनमें बार बार विभाजन होते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता। अतः ये बीजाणु ध्वनियाँ एक कोष्ठ की होती हैं। प्रत्येक केंद्रक से द्विकशाभिक चल बीजाणु का निर्माण होता है, जो स्पोर्स का, जो कि बीजाणु ध्वनि के शीर्ष से मुक्त होकर किसी भी अधो स्तर से चिपक जाते हैं। जैसा चित्र एफ में दिखाया गया है कि ये अपनी भित्ति को स्रावित करके अपने कशाभिकाओं को समेटकर चारों ओर भित्ति स्रावित कर लेते हैं। फिर इनका अंकुरण होता है, जर्मिनेटिंग जो स्पोर्स, जो कि श्यान तंतु बनाता है और इस श्यान तंतु की ही कोशिकाओं से उदग्र तंतु का विकास होकर एक्टोकार्पस के थैलस का निर्माण होता है। दूसरे जो अलैंगिक जनन होता है वह बहुकोष्ठीय अथवा उदासीन चल बीजाणु ध्वनियों के द्वारा होता है। इसका निर्माण भी उपशाखा की शीर्षस्थ कोशिका के आमाप में वृद्धि होने से होता है। इस कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ और उदग्र विभाजन से सैकड़ों घनाकार कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह कोशिकीय संरचना बहुकोष्ठीय बीजाणु ध्वनि कहलाती है, क्योंकि इनमें हम देख सकते हैं कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका विभाजन भी होता है, जिससे बहुकोष्ठीय बीजाणु ध्वनि का निर्माण होता है। इस कोशिका में द्विगुणित केंद्रक होता है, उसका भी साथ साथ में समसूत्री विभाजन होता है। अतः प्रत्येक खंड में द्विगुणित केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका खंड का जीवद्रव्य कायांतरित होकर द्विकशाभिक चल बीजाणु बनाता है। परिपक्व चल बीजाणुओं का विमोचन बीजाणु ध्वनि के शीर्ष पर बने छिद्र द्वारा होता है। द्विगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से द्विगुणित अलैंगिक थैलस उत्पन्न होता है। परिपक्व अवस्था में यह थैलस एक कोष्ठकीय एवं बहुकोष्ठकीय दोनों प्रकार के थैलस उत्पन्न कर सकता है। चित्र के माध्यम से हम बहुकोष्ठकीय बीजाणु ध्वनियों का निर्माण समझ सकते हैं। इनमें भी उपशाखा की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसका आमाप बढ़ जाता है। उस कोशिका में बार बार विभाजन होते हैं, जिससे बहुकोष्ठीय या घनाकार कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका खंड का जीवद्रव्य कायांतरित होकर द्विकशाभिक चल बीजाणुओं का निर्माण करता है। इन द्विकशाभिक चल बीजाणुओं के द्वारा बहुकोष्ठीय या एक कोष्ठकीय थैलस का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद।